नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोमेनिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नाभस योग। नाभस योग वृहत पराशर होरा शास्त्र समेत जितनी भी क्लासिकल बुक है सभी बुक्स में इनके रेफरेंस दिया गया है। पराशर जी मैत्री जी को इन आपके नाभस योगों के विषय में बता रहे हैं। नाभस योग का अर्थ आप समझ सकते हैं, नभ यानी आकाश में बनने वाली विशेष स्थिति के कारण आपकी जन्म कुंडली में जो योग बनते हैं उन्हें नाभस योग कहते हैं। नाभस योग वैसे बेसिकली टोटल 32 यानी 32 प्रकार के होते हैं और इनका जो इम्पैक्ट होता है वो व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, चाहे कोई भी दशा हो या अंतरदशा हो, ये व्यक्ति के जीवन पर्यंत या लाइफ टाइम असर डालते हैं। आज के इस वीडियो में हम नाभस योग के बारे में डिटेल्ड से समझेंगे कि नाभस योग होता कैसे है, कैसे आपकी कुंडली में बनता है और इन नाभस योगों का आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो नाभस योग हैं, इन योगों में भी राहु केतु को नहीं लिया जाता। राहु केतु के अलावा जो भी आपके 7 प्लैनेट है उनको नाभस योगों में काउंट किया जाता है। नाभस योग, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन 4 कैटेगरी में ही ये टोटल के टोटल आपके 32 जो नाभस योग हैं वो आएंगे। इनमें सबसे पहला है आश्रय योग। इसके बाद नंबर 2 है दल योग। नंबर 3 है आकृति योग। और नंबर 4 और आखिरी जो योग की कैटेगरी है वो है संख्या योग। तो ये 4 कैटेगरी हैं नाभस योगों की, जिनमें इनको 32 के 32 योग डिवाइड किए गए हैं। तो ये 4 कैटेगरी, इन 4 कैटेगरी में आश्रय योग की संख्या 3 है, दल योग की संख्या 2 है, आकृति योग की संख्या 20 है, संख्या योग है वो 7 है। इनको आप जब जोड़ेंगे तो आपके ये 32 आएंगे। तो ये टोटल आपके 32 नाभस योग जो कि 4 कैटेगरी में डिवाइड है, आश्रय, दल, आकृति, संख्या। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आश्रय योग से, जो कि टोटल 3 आश्रय योग बनते हैं। इन आश्रय योग के बारे में आप देखिए, ये 3 तरीके के आश्रय योग बनेंगे। पहला है रज्जु योग, दूसरा है मूसल योग और तीसरा है नल योग। तो हम इन तीनों योगों को अभी विद एग्जाम्पल और विद प्रैक्टिकल कुंडली पे लगा के देखेंगे ये कुंडली में किस तरीके से बनते हैं। तो जो पहला योग है वो रज्जु योग है। हम इस योग को जाने उससे पहले हम क्लासिफिकेशन जान लेते हैं कि जो हमारी टोटल 12 राशियां होती हैं हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब जब हम इन योगों को आगे पढ़ेंगे जानेंगे तो हमें इन कैटेगरीज को पता होना चाहिए। जैसे कि आपकी ये 3 कैटेगरी है, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि, यानी कि मूवेबल साइन, आपका फिक्स साइन और ड्यूअल साइन। जो चर राशि हैं वो 1, 4, 7, 10, जो स्थिर राशियां हैं 2, 5, 8, 11 और जो द्विस्वभाव राशियां हैं 3, 6, 9, 12। तो ये 3 कैटेगरीज में हमने पूरी 12 राशियों को डिवाइड किया और हमें इनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो सारे योग हैं इन्हीं कॉम्बिनेशन की वजह से बनेंगे। तो जो ये पहला योग है रज्जु योग, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में, राहु केतु को यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में जो 7 प्लैनेट है वो सातों के 7 प्लैनेट इन चर राशियों में हो, यानी 1 राशि यानी मेष, 4 राशि यानी कर्क, 7 राशि यानी तुला, 10 राशि यानी मकर, यानी कि पूरे के पूरे जो 7 प्लैनेट है, 7 प्लैनेट है वो केवल 1, 4, 7, 10 यानी कि चर राशियों में हो, मूवेबल साइन में हो। एक एग्जाम्पल कुंडली है, ये काल्पनिक कुंडली है केवल समझने के लिए। तो आप इस कुंडली में देखिए, ये एक वृषभ लग्न की कुंडली है।
तो अगर आप इसको देखेंगे पूरी तरीके से इसमें रज्जु योग कैसे बनेगा, तो आप देखेंगे जो पहली राशि है चर एक यानी मेष राशि, यहाँ पर आपके दो प्लैनेट मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं। दूसरी आपकी जो चर राशि है वो है आपकी कर्क, यहाँ पर कर्क में भी बाकी दो प्लैनेट गुरु और शुक्र का प्रभाव है। उसके बाद जो तीसरी राशि है 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि, यहाँ पर भी केतु और शनि बैठे हैं। आखिरी राशि 10 नंबर राशि यानी कि मकर कैप्रिकॉन, यहाँ पर सूर्य और बुध। तो आप देखेंगे इस पूरी कुंडली में जो प्लैनेट हैं, 7 मेन प्लैनेट हैं हमारे, गुरु शुक्र शनि बुध सूर्य चंद्रमा मंगल, ये सारे के सारे चर राशि यानी कि मूवेबल साइन में बैठे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस कुंडली में रज्जु योग बन गया। रज्जु योग का प्रभाव क्या होता है व्यक्ति पर? देखिए, रज्जु योग सारी चर यानी मूवेबल राशियों में जाने पर बनता है। तो आप समझ सकते हैं जैसे क्लासिकल में दिया गया है, व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होगा, घर से दूर जाकर उसको सफलता मिलेगी, विदेश स्थानों पर वो अच्छा धन कमा सकता है, पर्यटनशील भ्रमणशील होगा, थोड़ा सा क्लासिकल में जैसे रेफरेंस में थोड़ा सा क्रूर होगा, थोड़ा सा जो उसके विचार होंगे लगातार बदलते रहेंगे, तो उसकी पर्सनैलिटी पे ये इम्पैक्ट आएगा रज्जु योग के कारण। आश्रय योग में जो नेक्स्ट कैटेगरी है, अगली कैटेगरी है, वो है मूसल योग। मूसल योग क्या होता है और कैसे बनता है हम इसको जानेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि चर स्थिर और द्वि स्वभाव राशियाँ होती हैं, तो मूसल योग के लिए बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सारे के सारे ग्रह स्थिर राशि यानी फिक्स साइन में हो, यानी 2, 5, 8, 11 वृषभ सिंह वृश्चिक और आपका कुंभ राशि, अगर सारे के सारे प्लैनेट इन राशियों में हो तो आपकी कुंडली में मूसल योग बनता है। आइए हम एक रेफरेंस कुंडली देखते हैं। ये एक रेफरेंस कुंडली है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दो मेन प्लैनेट है आपके, जो टोटल 7 प्लैनेट है, वो इन्हीं मूवेबल राशियों में है। पहला चंद्रमा और शनि आप देखिए वृषभ राशि में है, मंगल बुध एंड शुक्र ये आपका सिंह राशि में है, और जैसे यहाँ पर बृहस्पति वृश्चिक राशि में। लेकिन आप इसमें देखेंगे एक ग्रह आपका फिक्स साइन में नहीं है, तो 6 के 6 प्लैनेट है। अगर 5-6 प्लैनेट भी जा रहे हैं आपके स्थिर राशि में तो उसका इम्पैक्ट रहेगा, मतलब जितने ज़्यादा प्लैनेट यहाँ पर हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा। तो यहाँ पर सूर्य एक अलग वहाँ पर है, आपका कर्क राशि में चला गया है जो कि मूवेबल साइन है। लेकिन कोई बात नहीं, ये रेफरेंस कुंडली है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है इसलिए मैंने एक रेफरेंस कुंडली लगाई है। ये कई बार बड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि 7 के 7 आपके प्लैनेट इसी तरीके से, एक आध अगर निकल भी जाएगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ये जो कुंडली है ये बीवी रमन की कुंडली है, जो कि राव सर की तरह ही एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे भारत में, और यही 2 शिखर पुरुष रहे भारतीय एस्ट्रोलॉजी के, बीवी रमन एंड के एन राव सर। तो ये बीवी रमन जी की कुंडली है। तो आप इसमें देखिए कि अधिकतर ये 6 ग्रह आपके फिक्स साइन में है, स्थिर राशि में। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट होता है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर ही विख्यात होता है, उसे जीवन में सफलता मिलती है, राजा का प्रिय होता है, विद्या से ज्ञान से लोगों को वो लाभान्वित करता है, और उसके विचार स्थिर होते हैं, संपत्ति होती है। तो आप बीवी रमन को अगर देखेंगे तो बेंगलोर ही उनका जन्म स्थान था, वहाँ पर ही रहकर उन्होंने बहुत नेम और फेम को पाया। आश्रय योग में जो तीसरी कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम है नल योग। ये कैसे बनता है? जब आपकी कुंडली में सारे के सारे ग्रह द्वि स्वभाव राशियाँ 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन कन्या धनु और मीन इन 4 राशियों में स्थित हो तो आपकी कुंडली में ये नल योग बनता है। ये हमने फिर से एक रेफरेंस कुंडली ली है। तो आपके देखिए जो मेन 7 प्लैनेट्स है वो इन्हीं राशियों में बैठे हुए हैं। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपकी कुंडली में नल योग बनेगा। प्रैक्टिकली मैंने पीछे भी कहा था कि बहुत कम होता है कि ये कॉम्बिनेशन मिल जाए। अगर 5-6 प्लैनेट भी आपके इस तरीके से कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो नल योग आपकी कुंडली में बनेगा। नल योग के इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट होता है कि नल योग वाला जो क्लासिकल में बताया गया इम्पैक्ट की क्या फल होता है, तो जिनकी कुंडली में नल योग बन रहा है वो स्किलफुल होते हैं, वो देखने में सुंदर होते हैं, अपने बंधु बांधवों के लिए हेल्प करने वाले होते हैं। द्वि स्वभाव राशियाँ जॉइंट्स को भी इंडिकेट कर देती, थोड़ा सा उन्हें जॉइंट्स को लेके दिक्कत हो सकती है, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरा क्लासिकल में कहा गया है कि अगर ऐसा योग बन रहा है
तो व्यक्ति कम या ज़्यादा अंग वाला हो सकता है। तो ये क्लासिकल रेफरेंस है जो कि कुंडली में बन रहे हैं। एक स्किलफुल क्वालिटी उनके अंदर जरूर होती है नल योग के प्रभाव की वजह से। तो आश्रय योगों के बाद जो नाभस योग की नेक्स्ट कैटेगरी थी दल योग। आज हम उन दल योग के विषय में चर्चा करेंगे। दल योग होते कितने? दल योग दो हमने बताए थे, दो होते हैं, आश्रय 3, दल योग 2। ये दो दल योगों के नाम है माला योग या शरक योग भी कई लोग बोलते हैं, और दूसरा जो नाम है वो सर्प योग है। तो इन दोनों योगों को हम जानेंगे कि इनका ये बनते कैसे हैं और लाइफ पर इनका इम्पैक्ट कैसा आता है। तो देखिए, पहला योग है जो दल योग में माला योग या शरक योग। तो माला आप नाम से ही समझ रहे हैं जैसे कि कोई माला हो। तो ये कुंडली के अगर ये जो 3 स्थानों को आप देखिए, चतुर्थ स्थान यानी 4th, 7th एंड 10th, अगर इन स्थानों पर सभी शुभ ग्रह हों कुंडली के और सारे पाप ग्रह केंद्र स्थानों के बाहर हों, तो कुंडली में माला योग या शरक योग का निर्माण होता है। तो जो शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह आपको पता ही है, बृहस्पति और शुक्र है। बुध अपनी स्थिति के अनुसार शुभ या शुभ होता है, और चंद्रमा पक्ष बल के आधार पर। तो कंडीशन जो बेसिकली माला योग के लिए है कि आपकी कुंडली में कुंडली के चौथे भाव यानी जहाँ 4 नंबर मैंने लिखा है, कुंडली का 7वां भाव जहाँ पर मैंने 7 नंबर लिखा है, कुंडली का 10वां भाव जहाँ पर मैंने 10 नंबर लिखा है, तो जितने शुभ ग्रह हैं इन केंद्र स्थानों में हो 4, 7, 10 में, और जितने पाप ग्रह हों इन केंद्र स्थानों से बाहर हो, तो आपकी कुंडली में माला योग या शरक योग बन जाता है। ये योग शुभ योग होता है। क्या होते हैं इसके रिजल्ट्स, आइए देखते हैं। तो माला योग बनने का जो इम्पैक्ट होता है व्यक्ति पर, एक अच्छा योग है। व्यक्ति जीवन में सुखी होता है, अपने कर्म स्थान पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति करता है, अच्छे वस्त्र, वाहन, घर, इनका सुख उसको मिलता है, बंधु बांधवों का सुख मिलता है, सुखी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन मिलता है। तो इस योग से व्यक्ति के जीवन में सब शुभता होती है, पॉजिटिवनेस आती है। ये एक शुभ योग है। सर्प योग यानी दल योग की जो दूसरी कैटेगरी है, पहला था आपका माला योग जो कि शुभता, अगला सर्प योग है। कंडीशन वही सेम है बट थोड़ा सा रिवर्सल हो जाएगा यहाँ पे। फिर से हम 3 केंद्र स्थानों को लेंगे, 4th, 7th एंड 10th। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जितने पाप ग्रह हैं कुंडली में वो इन 3 स्थानों में हो, 4, 7, 10 में, और शुभ ग्रह आपके केंद्र स्थानों से बाहर हो। पाप ग्रह आपके मंगल, शनि, और जो आपके कंडीशनल जो पाप ग्रह जो भी कुंडली में वो आपके 4, 7, 10 में हो, और जितने शुभ ग्रह हैं वो केंद्र स्थानों से बाहर हो, तो सर्प योग बनता है। ये योग शुभ योग नहीं है। जिनकी कुंडली में योग बनता है वो जीवन में दुखी रहते हैं, उनको बहुत आर्थिक परिस्थितियों में विषमता आती है, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता है। क्लासिकल में कहा गया क्रूर होते हैं, पराये अन्न पे जीने वाले होते हैं। कुल मिला के उनके जीवन में जो संघर्ष की स्थिति होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक नेगेटिव योग है। आश्रय योग किया, अब हम आकृति योग पर जा रहे हैं। आकृति योगों की कुल संख्या 20 होती है। ठीक है, ये 20 तरीके के आकृति योग होते हैं। इनमें से हम एक एक करके सारे योगों को देखेंगे और समझेंगे। तो आकृति योगों में जो फर्स्ट आपका योग आएगा वो पहला योग जिसका नाम है गदा योग। गदा योग, गदा योग कैसे बनता है उसके लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके लिए पहली कंडीशन है केंद्र स्थान। तो आप ये देखिए, ये कुंडली के केंद्र स्थान है, पहला स्थान, 4th स्थान या चतुर्थ स्थान, 7th एंड 10th। ये चाहे कोई भी कुंडली हो लेकिन इनको हम हमेशा केंद्र स्थान कहेंगे। तो गदा योग बनने के लिए कंडीशन जो है कि आपकी कुंडली के सारे ग्रह किसी नियरेस्ट 2 केंद्र स्थानों में अवेलेबल हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, तो गदा योग का निर्माण होता है। वो कैसे बन सकता है कि हो सकता है कि आपके सारे ग्रह पहले और चौथे घर में हो, यानी ये फर्स्ट कैटेगरी, 1st एंड 4th में आपके सारे प्लानेट हो, तो गदा योग बन सकता है, क्योंकि हमें नियरेस्ट केंद्र स्थान चाहिए। दूसरे जो नियरेस्ट केंद्र स्थान होंगे वो 4th एंड 7th होंगे, यानी कि इन 2 हाउसेस में आपके सारे प्लानेट हो तो भी गदा योग का निर्माण होगा। तीसरा जो नियरेस्ट केंद्र स्थान बनेगा इसके बाद वो 7th एंड 10th बनेगा। तो यानी आपकी कुंडली में सारे ग्रह 7th एंड 10th के बीच में हों, तो आप 7th और 10th के बीच में नहीं, 7th और 10th में ही हों,
तो गदा योग बनेगा। अगला जो नियरेस्ट केंद्र स्थान है 10th एंड फर्स्ट, यानी कि आपके जो बाकी ग्रह हो, कुंडली के सारे ग्रह कुंडली के या तो 10th हाउस में हो या फर्स्ट हाउस में हो, 10th और फर्स्ट में सारे ग्रह आए, तो इन 4 कैटेगरी में अगर आपके ग्रह आ रहे हैं, यानी कि केंद्र स्थानों में, आपके नियरेस्ट केंद्र स्थानों में अगर कुंडली के सारे ग्रह आ रहे हैं, तो आपकी कुंडली में गदा योग बनता है। गदा योग सामान्यतः एक शुभ योग है। व्यक्ति आस्तिक होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, यज्ञ करने वाला होगा, वेल्थ क्रिएशन करने वाला होगा, अपने जीवन में सुखी संपन्न रहेगा, मान सम्मान मिलने वाला होगा, तो ये एक अच्छा योग है। आकृति योगों में जो दूसरी कैटेगरी है उसका नाम है शकट योग। शकट योग कुंडली में तब बनता है जब आपकी कुंडली के सारे ग्रह या तो फर्स्ट हाउस यानी यहाँ पर या कुंडली के 7th हाउस में उपस्थित हो, तो आपके कुंडली में शकट योग बनेगा। यानी आपकी कुंडली के सारे ग्रह पहले और 7वें भाव में हो तो आपकी कुंडली में शकट योग बनता है। ये योग सामान्यतः उतना शुभ नहीं माना जाता। इस योग के कारण वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है, व्यक्ति को रोगमय जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है, बंधु बांधव उसका साथ छोड़ देंगे, ये क्लासिकल के प्रिंसिपल है। धन को लेकर स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, जीवन काफ़ी मिक्स उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तो ये योग अच्छा योग नहीं है, क्योंकि आपके सारे प्लैनेट पहले और 7वें भाव में होने की वजह से जीवन आपका एक तरीके से काफ़ी परेशानी भरा रहेगा। आकृति योगों में जो तीसरा योग है उस योग का नाम है विहग या पक्षी योग। ये कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के सारे ग्रह चौथे और 10वें भाव के बीच में स्थित हो, यानी चौथे और 10वें भाव में जब कुंडली के सारे ग्रह स्थित हो तो कुंडली में विहग या पक्षी योग बनता है। अब जैसे नाम से ही आ रहा है तो व्यक्ति थोड़ा सा पर्यटनशील भ्रमणशील होगा, उसका आना जाना लगा रहेगा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। अगर दशाएं ठीक चल रही हों तो आजीविका के लिए ठीक है, लेकिन उसके व्यक्ति के जीवन में स्थानांतरण बहुत होता रहता है, मूवमेंट बहुत होता रहता है, एक जगह फिक्स नहीं रह पाता। आकृति योगों में जो चौथा योग है उसका नाम है वज्र योग। वज्र योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है? इसके लिए कंडीशन है कुंडली के जितने भी शुभ ग्रह हैं वो पहले और 7वें भाव में हो, और कुंडली में जितने भी पाप ग्रह हों वो चौथे और 10वें भाव में हो। ऐसी कंडीशन में आपकी कुंडली में जन्म पत्रिका में वज्र योग का निर्माण होगा। यानी कि जो शुभ ग्रह हो पहले और 7वें में, पापी ग्रह चौथे और 10वें भाव में हो, तो वज्र योग बनेगा। वज्र योग में जन्मा व्यक्ति आकर्षक, शूरवीर होता है, देखने में सुंदर होता है, जीवन के पहले और अंतिम भाग में सुखी रहता है, रोगों से मुक्त रहता है। ये इस योग की विशेषता होती है। आकृति योगों में जो 5वां योग है उसका नाम है यव योग। यव योग, यव योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली के पहले यानी यहाँ पर और 7वें भाव में पापी ग्रह स्थित हों, और कुंडली के चौथे और 10वें भावों में शुभ ग्रह हों, तो यव योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण से व्यक्ति या जो जातक होता है वो पूजा पाठ करने वाला, अच्छे काम करने वाला, धनवान, सुखी, स्थिर बुद्धि वाला, जातक परिजात के अनुसार जीवन की अंतिम अवस्था उसकी सुखमय जाती है, तो ये योग एक शुभ योग की कैटेगरी में आ सकता है। अगले योग का नाम है कमल योग। कमल योग के लिए जो कंडीशन है कि आपकी कुंडली के सारे ग्रह, शुभ अशुभ सारे ग्रह, शुभाशुभ ग्रह जो भी हैं केवल केंद्र स्थानों में हो, यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी आपकी कुंडली के जो भी शुभ या अशुभ जो भी ग्रह मिक्स होके कहीं पर भी हो लेकिन केंद्र स्थानों में ही हो, तो आपकी कुंडली में कमल योग का निर्माण होगा। कमल योग का निर्माण एक शुभ योग होता है। अभी हमने पीछे कुंडली लगाई थी पीवी रमन की, तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष, प्रवीण, विख्यात, अपने काम में माहिर, राजा का प्रिय, राजा के समान यशस्वी, धनवान, और जितने पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं वो होंगे, तो ये कमल योग का प्रभाव है। आकृति योगों में जो अगला योग है उस योग का नाम है वापी योग। वापी योग का निर्माण के लिए क्या कंडीशन है कि आपकी कुंडली के सारे ग्रह केंद्र स्थानों के अलावा, यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, केंद्र स्थानों के अलावा पूरी कुंडली में कहीं पर भी हो, केंद्र स्थान आपके खाली हो,
तो ये वापी योग का निर्माण होता है। इस कुंडली में देखिए केंद्र स्थान खाली है और हर जगह पर प्लानेट है, जिसकी वजह से वापी योग का निर्माण हो रहा है। वापी योग के लिए पराशर जी ने कहा है कि ऐसा जातक दीर्घायु होता है, धन इकट्ठा करने वाला होता है, स्थिर बुद्धि और सुख वाला होता है, राजा के समान सुखी होता है। ये वापी योग का इम्पैक्ट होता है, दीर्घायु होता है। ये कुंडली अगर आप देखेंगे तो ये भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कुंडली है, जहाँ पर वापी योग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से वो दीर्घायु हुए, भारत के प्रधानमंत्री बने। ये वापी योग का इम्पैक्ट है। अगली जो कैटेगरी है आकृति योग में, उसका नाम है श्रृंगाटक योग। श्रृंगाटक योग होने के लिए क्या कंडीशन है? जब आपकी कुंडली के सारे ग्रह कुंडली के फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में हो तो श्रृंगाटक योग। ये एक तरीके से धर्म त्रिकोण भी होता है कुंडली का, यानी ये कह सकते हैं कि आपके सारे ग्रह धर्म त्रिकोण में हो, या कुंडली के पहले, पांचवें, 90 भाव में मिला के आपके सारे ग्रह हो तो श्रृंगाटक योग बनेगा। ये एक शुभ योग होता है। इस योग में व्यक्ति राजा के समान होता है, लंबे समय तक सुख को भोगने वाला होता है, हिम्मत वाला होता है, योद्धा होता है, और उसके लिए ये एक अच्छी स्थिति होती है, धार्मिक कार्यों में लिप्त होता है। ये इसका प्रभाव आता है श्रृंगाटक योग का। अगला जो योग है आकृति योग में, उसको हल योग कहा गया है। हल योग के लिए कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के सभी ग्रह अर्थ त्रिकोण में हो, या काम त्रिकोण में हो, या मोक्ष त्रिकोण में हो, तो हल योग का निर्माण होता है। तो पहले हम जान लेते हैं, जैसे हमने पीछे के वीडियो में देखा था, धर्म त्रिकोण कुंडली के पहले, पांचवें और 90 भाव से बनता है। इसी तरीके से जो अर्थ त्रिकोण है, काम त्रिकोण कुंडली के तीसरे, सातवें और 11वें भाव से बनता है। मोक्ष त्रिकोण ये कुंडली के चौथे, 8वें और 12वें भाव के साथ मिलकर बनता है। तो यदि कुंडली में सारे ग्रह अर्थ त्रिकोण में हो, यानी कुंडली के दूसरे, छठे या फिर 10वें भाव में हो, तो हल योग का निर्माण होगा। या कुंडली के काम त्रिकोण में हो, तो काम त्रिकोण यानी कि तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, तो भी हल योग का निर्माण होगा। या मोक्ष त्रिकोण में हो, कुंडली का जो मोक्ष त्रिकोण है वो चौथा भाव, 8वां भाव और ये 12वां भाव। अगर ये कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर हल योग का निर्माण होगा। हल योग के निर्माण के लिए कहा गया है व्यक्ति जो क्लासिकल में कहा गया है निर्धन होगा, दुखी होगा, कृषक होगा, उद्योग युक्त होगा। ये क्लासिकल प्रिंसिपल है, ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है ये योग। आकृति योगों में जो अगला यानी 10वें नंबर का योग है, उसका नाम है यूप योग। यूप योग ये चाप वाले योग हैं, छोटी चाप वाले योग। ये कैसे बनते हैं, आइए इसको डिफाइन करते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में सभी ग्रह लगन से, यानी यहाँ से 1, 2, 3, 4 लगन से चौथे भाव के बीच में स्थित हो, यानी इस तरीके की एक चाप का निर्माण हो रहा हो, तो आपकी कुंडली में यूप योग का निर्माण होता है। फिर से आप समझिए कि आपकी कुंडली के सारे ग्रह कुंडली के पहले भाव से लेकर चौथे भाव के बीच में आ रहे हो, तो आपकी कुंडली में यूप योग का निर्माण होगा। यूप योग के निर्माण से व्यक्ति त्यागमय होता है, धार्मिक कार्य करने वाला होता है, प्रतिभावान होता है, यज्ञ आदि जैसे कार्य करने वाला होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है। ये क्लासिकल प्रिंसिपल्स है। आकृति योगों में अगला यानी 11वें नंबर का जो योग है वो शर योग है। शर योग बनने के लिए हमें क्या विशिष्ट कंडीशन चाहिए? शर योग के लिए अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह कुंडली के चौथे भाव से शुरू होकर कुंडली के 7वें भाव तक जा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से एक चाप का निर्माण हो रहा है, तो शर योग का निर्माण होगा। शर योग ये योग थोड़ा सा शुभ योग नहीं है। शर का मतलब होता है तीर या हिंसक। हिंसक ऐसा व्यक्ति कैदी होगा, जेल जाने वाला होगा, हथियार बनाने या रखने वाला होगा, शिकारी होगा, दस्यु होगा या उन्मादी होगा। तो ये योग शुभ योग नहीं है। शर योग अगर कुंडली के चतुर्थ से लेकर सप्तम तक सारे ग्रह स्थित हैं तो। आकृति योगों में योग नंबर 12 जिसका नाम है शक्ति योग। शक्ति योग का निर्माण कुंडली में तब होगा जब आपकी जन्म कुंडली या लगन कुंडली में सारे ग्रह
कुंडली के सप्तम भाव यानी यहाँ से शुरू होके कुंडली के दशम भाव तक जाएं और इस तरीके से एक चाप का निर्माण हो तो इस कुंडली में बनेगा आपका शक्ति योग। शक्ति योग के लिए क्लासिकल में जो कुछ प्रिंसिपल कहे गए अगर आप उनको देखेंगे कि व्यक्ति नीच, आलसी, सुखहीन, धन रहित, विकल्प, परेशान, लड़ाई झगड़े से संघर्ष, यानी ये भी कहीं ना कहीं उतना पॉजिटिव इंडिकेशन ये शक्ति योग नहीं दिखाता है। अगला योग, अगले योग का नाम है दंड योग। दंड योग कुंडली में कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव यानी यहां से लेके दशम 11, 12, फर्स्ट तक इस कॉम्बिनेशन में सारे ग्रह आ रहे हैं तो दंड योग का निर्माण बनता है। ये योग भी सामान्यतः शुभ नहीं होता है, ये व्यक्ति की आयु को कम करता है। दंड योग का आंशिक प्रभाव अगर आप देखेंगे तो संजय गांधी की कुंडली में है, तो आप देखिए उनकी आयु कम हुई। दंड योग के प्रभाव से व्यक्ति का जो पहला फेस होता है लाइफ का वो अच्छा होता है, लेकिन बहुत सुखी स्थिति में नहीं रहता व्यक्ति। ये बचपन के सबसे प्रकट भाव से व्यक्ति की जीवन को दिखाता है। बहुत सुखी स्थिति यहाँ पर नहीं दिखा रहा है दंड योग। ये एज को लेके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। अगला आकृति योगों में जो योग है उस योग का नाम है नौका योग। नौका योग ये बड़ी चाप वाले योग, अभी हमने छोटी चाप वाले योग देखे थे, ये बड़ी चाप वाले योग है। नौका योग का कॉम्बिनेशन तब होगा जब व्यक्ति की कुंडली में सारे ग्रह प्रथम भाव से शुरू होकर यहाँ से और सप्तम भाव तक जाए यानी 7th हाउस तक जाए, तो इस तरीके से एक चाप का निर्माण होगा जिसको हम नौका योग कहेंगे। नौका योग से व्यक्ति के जो आयु होती है वो लंबी होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में एक नौका योग बना है। व्यक्ति कीर्तिमान होगा, व्यक्ति को अपने सफलता तक पहुंचने में कई बार काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल होता है। ये क्लासिकल के प्रिंसिपल्स हैं। उसकी जल संबंधी जीविका हो सकती है, दुष्ट होगा, खल होगा, ये क्लासिकल प्रिंसिपल है। इनको आप समझने के लिए जान लीजिए, लेकिन अलग अलग कुंडली में अलग अलग तरीके से अप्लाई होंगे। तो ये नौका योग का निर्माण होगा। अगला योग आकृति योगों में है कूट योग। कूट योग का निर्माण होता है जब कुंडली में सारे ग्रह, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सारे ग्रह चौथे भाव से शुरू होकर कुंडली के दशम भाव तक जाए तो व्यक्ति की कुंडली में कूट योग का निर्माण होगा। देखिए इस तरीके से एक चाप का निर्माण होगा। कहा गया कि ऐसा व्यक्ति झूठा होगा, बंधन में रहने वाला होगा, अनफेवरेबल जगहों पर रहने वाला होगा, शुरुआत में संघर्ष बाद में सफलता होगी, पाप प्रवृत्ति वाला होगा। तो इस योग को भी ज़्यादा अच्छा योग नहीं माना गया है। अगला योग आकृति योगों में योग का नाम है छत्र योग। छत्र योग के निर्माण होने के लिए जो कंडीशन है कि आपकी कुंडली के जो भी ग्रह हैं वो 7वें भाव से शुरू हों और कुंडली के लगन तक जाएं, यानी यहाँ से शुरू हो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यहाँ से शुरू होकर इस तरह अगर सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो व्यक्ति की कुंडली में छत्र योग का निर्माण होगा। छत्र योग के लिए कहा गया ऐसा व्यक्ति या तो विख्यात होगा या कुख्यात होगा। ये आयु को कम करने वाला होगा। संजय गांधी की कुंडली में ये छत्र योग भी बन रहा है। धनवान होगा, बलशाली होगा, अपने काम को लेके थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। तो ये योग कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब एज को कम कर रहा है तो हम उसको उतना पॉजिटिव नहीं ले सकते। जो अगला योग है उस योग का नाम है चाप योग या धनुष योग। इस योग का निर्माण कुंडली में कुछ इस तरीके से होता है जब आपकी जन्म कुंडली में सारे ग्रह दशम भाव से शुरू होके और आपकी कुंडली में 4th हाउस तक जाएं, यानी आप इस तरीके से देखेंगे बड़ी चाप का निर्माण होगा, यानी सारे ग्रह इस कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो आपकी कुंडली में चाप या धनुष योग होगा। इस चाप या जो धनुष योग का जो इम्पैक्ट होता है ये बचपन में व्यक्ति को संघर्ष कराता है। कई बार मध्य अवस्था या पूर्वार्ध में कुछ हलचल रहती है। कहा गया है क्लासिकल में झूठे होंगे ऐसे लोग, चोर होंगे, जंगल में भटकने वाले होंगे, ये क्लासिकल प्रिंसिपल है इसके साथ। तो ये चाप या धनुष योग का इम्पैक्ट व्यक्ति पर होता है। तो जो अगली कैटेगरी है आकृति योग की, योग नंबर 18 यानी 18 चक्र योग। चक्र योग के लिए कहा गया है यदि आपकी कुंडली में
कुंडली के जो विषम भाव हैं वहां पर सारे ग्रह उपस्थित हों तो आपकी कुंडली में चक्र योग का निर्माण होता है। विषम भाव का मतलब लगन से शुरू करते हैं, यानी कुंडली का पहला भाव, तीसरा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, नवा भाव, 11वां भाव, ये कुंडली के विषम भाव है। और आपके जो 7 प्लानेट है राहु केतु के अलावा, इन भावों के साथ संबंध बना रहे हैं चाहे किसी भी स्थिति में, तो चक्र योग का निर्माण होगा। चक्र योग के लिए कहा गया है ये एक अच्छा योग है, ये राजयोग है। ऐसा व्यक्ति सुखी, संपन्न, हीरे जवाहरात को लेने वाला, अच्छी एसेट को बनाने वाला, राजा के समान प्रिय और भोग विलास जीवन को जीने वाला होगा। ये एक तरीके की राजयोग की कैटेगरी में आएगा चक्र योग। आकृति योगों में जो 19वें नंबर का योग है उस योग को समुद्र योग कहते हैं। समुद्र योग के लिए कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में सारे के सारे ग्रह समभावों में स्थित हों तो समुद्र योग का निर्माण होता है। समभाव का मतलब कुंडली का दूसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव, 12वां भाव, अगर किसी जन्म कुंडली में ग्रह इस स्थिति में बैठे हैं तो ये समुद्र योग का निर्माण कराएंगे। समुद्र योग के लिए भी कहा गया है कि ये एक राजयोग है। व्यक्ति का जीवन राजा के समान होगा, भोग विलास युक्त जीवन जीने वाला होगा, व्यक्ति का जो वैभव होगा वो स्थिर होगा, व्यक्ति दान पुण्य करने वाला, साधुओं का सम्मान करने वाला होगा, उसका जो सेनापति होगा वो आज्ञाकारी होगा। ये क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं समुद्र योग के। आकृति योगों में आखिरी योग, योग नंबर 20, अर्धचंद्र योग है। अर्धचंद्र योग को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इस योग के बनने के लिए एक कंडीशन है कि केंद्र स्थानों के अलावा, यानी इसके 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 1, 4, 7, 10 इनको छोड़ के कोई भी ग्रह लगातार 7 भावों में जाए तो अर्धचंद्र योग बनता है। ये अलग अलग कैटेगरी के बनते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन हमने बोल दी केंद्र स्थान से शुरू नहीं होना चाहिए, यानी 2 कुंडली के दूसरे भाव से शुरू हो यहाँ से और सारे ग्रह इस तरीके से घूम के 8वें भाव तक जाए तो अर्धचंद्र योग बनेगा। कुंडली के तीसरे भाव से शुरू होकर 9वें भाव तक जाएं तो अर्धचंद्र योग बनेगा। कुंडली के 5वें भाव से शुरू होकर 11वें भाव तक जाए तो अर्धचंद्र योग बनेगा। छठे भाव से शुरू होकर 12वें भाव तक सारे 7 ग्रह जा रहे क्रम से तो अर्धचंद्र योग बनेगा। कुंडली के 8वें भाव से शुरू करके दूसरे भाव तक जा रहे हैं तो अर्धचंद्र योग बनेगा। 9वें भाव से शुरू होकर तीसरे भाव तक जा रहे हैं तो अर्धचंद्र योग बनेगा। 11वें भाव से शुरू होकर 5वें भाव तक जा रहे हैं तो अर्धचंद्र योग बनेगा। 12वें भाव से शुरू होकर छठे भाव तक जा रहे हैं तो अर्धचंद्र योग बनेगा। केंद्र स्थानों से बस शुरू ना हो, यानी 1, 4, 7, 10, तो ये इतनी कैटेगरी से अर्धचंद्र योग बन सकता है। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है अर्धचंद्र योग, ये दूसरे भाव से शुरू होता है। जो अर्धचंद्र योग ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ये भी एक अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति सुंदर, राजा से सम्मान पाने वाला, सुखी, भोग विलास वाले जीवन को जीने वाला, सुंदर शरीर वाला, बलवान, यानी कि एक शुभ योग है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल जो 20 आकृति योग थे इनको कंप्लीट किया है। इसके बाद हम आएंगे संख्या योगों पर। संख्या योग की जो कुल संख्या है वो 7 है। तो अभी तक आपने देखा हमने नाभस योगों में 3 कैटेगरी कवर कर ली है। पहली थी हमारी आश्रय योग जिसमें 3 तरीके के योग बन रहे थे। उसके बाद आया था आपका दल योग जिसमें 2 तरीके के आपके योग बन रहे थे। फिर आकृति योग आया था जिसमें 20 तरीके के आपके योग बने थे। अब आखिरी नाभस योग की जो कैटेगरी है उसका नाम है संख्या योग। ये कुल 7 प्रकार के योग बनते हैं। जैसा इनका नाम ही आप देख रहे हैं संख्या योग है, तो ये ग्रहों की संख्या के आधार पर बनते हैं। इनके क्या क्या नाम है और कैसा इनका इम्पैक्ट है आइए देखते हैं। संख्या योग के आधार पर जो पहला आपका योग बनता है उसको गोल योग कहते हैं। गोल योग, इसका तात्पर्य या इसका जो मतलब है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सारे के सारे ग्रह जो 7 मेन ग्रह हैं वो किसी भी हाउस में हो, यानी यहाँ पर 7 के 7 प्लैनेट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या किसी भी हाउस में एक साथ 7 प्लैनेट बैठे हों उसके राहु केतु के अलावा, तो हम बोलेंगे कि उसकी कुंडली में गोल योग बन गया है। गोल योग एक अशुभ योग है क्योंकि आप देखिए जब सारे प्लैनेट एक हाउस में बैठेंगे तो उसको डिस्टर्ब करेंगे। क्लासिकल में कहा गया है व्यक्ति विद्या ज्ञान से वर्जित, दुखी, जीवन में कष्टमय स्थितियों का सामना करने वाला, निर्धनता, रोगी, बहुत सारे जीवन में कष्ट, यानी कि एक अच्छा योग नहीं माना गया है कि अगर कुंडली के
किसी एक ही भाव में सारे ग्रह हो जाए। संख्या योगों में दूसरी कैटेगरी के जो योग है या जो योग नंबर 2 है उसको युग योग कहा गया है। युग योग का मतलब है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सारे के सारे ग्रह किन्हीं दो ही भावों में स्थित हो, कहीं भी किन्हीं भी दो भावों में स्थित हो, ये सातों मेन प्लैनेट, और तो इस कुंडली में हम बोलेंगे युग योग। यानी कि गोल योग में हमने बोला था कि सारे प्लैनेट कुंडली के किसी एक ही भाव में स्थित हो तो आपका गोल योग बनेगा। युग योग जब आपके सारे प्लैनेट कुंडली के किन्हीं दो भावों में स्थित हो, तो इसको भी बहुत अच्छा योग नहीं माना गया। क्लासिकल में कहा गया है ऐसा व्यक्ति लोग बहिष्कृत होगा, पाखंडी होगा, समाज से, संतान से उसको कष्ट होगा, तो ये योग भी एक अच्छा योग नहीं है। संख्या योगों में आपका जो तीसरा योग है शूल योग। शूल योग के लिए कहा गया है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में जो जितने प्लैनेट हैं, 7 प्लैनेट हैं राहु केतु के अलावा, वो किन्हीं 3 भावों में स्थित हो तो कुंडली में शूल योग का निर्माण होगा। इसके लिए भी कहा गया है कि ये योग अच्छा योग नहीं है, व्यक्ति हिंसक होगा, क्षति पहुंचाने वाला होगा। ये योग भी एक अच्छे कॉम्बिनेशन को इंडिकेट नहीं करता है, दरिद्र होगा, तो शूल योग भी एक अच्छा योग नहीं है। अगला योग संख्या योगों में केदार योग है। केदार योग के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सारे ग्रह, यानी हम 7 ग्रहों की बात करेंगे, किन्हीं भी 4 भावों में स्थित हो, कुंडली के किन्हीं भी 4 भावों में अगर सारे ग्रह आ रहे हैं तो केदार योग का निर्माण होगा। ये योग एक अच्छा योग कहा गया है। व्यक्ति यशस्वी होगा, व्यक्ति धनवान होगा, कई लोगों का जीविकापार्जन करने वाला होगा, समाज में सम्माननीय होगा। ये योग अच्छा योग है अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह किन्हीं 4 भावों में स्थित हैं। संख्या योगों में अगला योग जिसका नाम है पाश योग। पाश योग का मतलब है जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सारे ग्रह किन्हीं 5 भावों में ही इकट्ठे हो, किसी भी 5 भावों में 7 के 7 ग्रह आ जाए तो पाश योग का निर्माण होगा। जैसे इसके नाम से ही लग रहा है ये एक बंधन योग है। व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बंधन होगा, किसी ना किसी बंधन के वो अधीन होगा, बंधु बांधव वाला होगा, भोगी होगा, धनवान होगा। क्लासिकल में क्या है, प्रपंचकारी हो सकता है। ये क्लासिकल के इम्पैक्ट है। संख्या योगों में जो छठे नंबर का योग है इसको दामिनी योग कहा गया है। दामिनी योग के लिए कहा गया है अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में जो 7 मुख्य ग्रह है राहु केतु के अलावा वो कुंडली के किन्हीं भी 6 भावों में स्थित हो तो उस व्यक्ति की कुंडली में दामिनी योग का निर्माण होगा। ऐसा व्यक्ति त्यागी होगा, भूपति होगा, उपकारी होगा, संपत्ति होगी उसके पास, अचानक कीर्ति प्राप्त करने वाला होगा। तो ये दामिनी योग एक शुभ योग है। संख्या योगों में जो आखिरी योग है उसको वीणा योग कहा गया है। वीणा योग के लिए कहा गया है कि जो 7 मुख्य ग्रह हैं वो कुंडली के अलग अलग 7 भावों में स्थित हो तो वीणा योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मृदु बोलने वाला, यशस्वी होता है, राजा के समान कीर्ति पाने वाला होता है, नृत्य गायन का शौकीन होता है। माधवराव सिंधिया की कुंडली में आप देखेंगे वीणा योग का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पूरे आपके नाभस योग को कंप्लीट किया है, जो शुरुआत से लेकर आखिरी तक, यानी हम जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए थे उन कैटेगरी को हमने बाइफरकेट करके पूरे नाभस योग का डिटेल्ड में यहाँ पर आपके साथ एनालिसिस किया है। आई होप और मुझे पूरी उम्मीद है इनको यहाँ से देखने के बाद नाभस योग को लेकर आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न या किसी बुक या रेफरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। एंड थैंक यू वेरी मच।